Dear students of translation and aspirants of English, we welcome you to our lecture number 2 in which we have a topic translation. Dear viewers, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर यहाँ पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि स्टोरी राइटिंग में या किसी भी कंपोजिशन में या आपके स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पोकन बैकग्राउंड से नहीं हैं वो ये नहीं जान पाते कि जब हम किसी भी बात को कहते हैं तो उसके कितने टाइप हो सकते हैं किसी एक सिंगल बात को एक्सप्रेस करने के। और ट्रांसलेशन बेस्ड होने की वजह से हम सीधे सीधे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर पाते हैं, लेकिन जहां पर वो हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम फेल होता है तो वहां पर हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसी सिलसिले को शुरू करते हुए हमने अपने इन लेक्चर्स के थ्रू आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसी इमोशंस जिनको आप इंग्लिश के एक सर्टेन पैटर्न, एक सर्टेन फ्रेज में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, हम लेकर यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। आप इस लेक्चर को प्लीज अप टू एंड देखिएगा और आप देखेंगे कि धीमे धीमे करके किस तरह से आपके एक्सप्रेशन में चेंज आने लगे हैं और आप ये भी समझने लगेंगे कि एक बात को हम कितनी तरह से कह सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका फ्रेज है, आपने कहा कि गमला टूट गया, तो आप कहेंगे द वाज ब्रोक। अब इसको थोड़ा सा और ड्रामेटाइज करना है, इसको और थोड़ा सा एक सेंसेशन इसके अंदर देना है। आप कहेंगे कि गमला टूटकर चकनाचूर हो गया। अब जैसे ही टूटकर चकनाचूर हो गया की बात आती है, वैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें। तो आप कहेंगे ब्रोक इनटू पीसेस, शैटर्ड इनटू पीसेस। तो जब तक आप ये शैटर्ड जैसे वर्ड्स और इनटू पीसेस जैसे एडिशनल वर्ड्स को ऐड करके एक साथ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो फीलिंग आपकी नहीं आ पाती जो आपका टूटकर चकनाचूर हो गया जैसे जो फ्रेजेस हैं पेश करते हैं। तो जिस तरह की जो वर्ड से रिलेटेड इमोशन है वो आपके साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह की इमोशंस को कलेक्ट करके हमने आपके सामने उन सारे एक्सप्रेशंस को इस लेक्चर में डाला है। तो यहां पर हम समझने जा रहे हैं कि वे सारे सेंटेंसेस जो हमारी स्टोरीज को अट्रैक्टिव बनाते हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं और किस किस तरह से हम पेश करें। स्टोरी से अलग जब हम स्पीच की बात करते हैं तो स्पीच में हमें जो हमारे लिसनर्स हैं हमें उनकी अटेंशन सीख करना होती है। स्टोरी के भी अपने कुछ रूल्स हैं, स्पीच के भी अपने कुछ रूल्स हैं। स्पीच जब आप देना शुरू करते हैं तो आपको जो है लैंग्वेज के साथ अपने बॉडी जेस्चर जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है उससे हमें शो करना पड़ता है। कभी आईब्रोज राइज करनी पड़ती हैं, कभी हमें शांत होना पड़ता है, कभी हमें अपने हैंड्स को मूव करना पड़ता है और हम अपनी भावनाओं को डिस्प्ले करते हैं। अब जब हम स्टोरी लिखते हैं तो वहां पर हमारी बॉडी तो दिखती नहीं है, तो वहां पर ये काम करता है पंक्चुएशन। कहीं पर हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाना होता है। हमने कहा कि आपका घर बहुत सुंदर है, योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सीधा स्टेटमेंट हो गया। अब मुझे स्टोरी में ये सेंसेशन क्रिएट करना है कि मेरी जो ब्रोज हैं वो बहुत रेज्ड हैं और मेरे को बहुत सेंसेशन है और बहुत ही मैं एक्साइटेड हूं। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं जिसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। आप कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल योर विला इज, हाउ ब्यूटीफुल योर हाउस इज, व्हाट अ नाइस बिल्डिंग। इस तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं। तो ये चीजें हमें रेडीमेड जान लेना बहुत जरूरी है। एंड द मोर यू स्टडी द मोर यू राइट द बेटर यू राइट, ये आप हमेशा याद रखिए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें लगातार सीखने से और पढ़ते रहने से आती हैं। तो उसी तरह से आज हम अपनी इमोशंस को स्टोरी में डिस्प्ले करने में जब हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज करते हैं, तो किस तरह से हम अपनी उस इमोशन को उसी सेंस में डिस्प्ले करें जैसा हम दिखाना चाहते हैं, ना कि वो प्लेन इंग्लिश में आए। तो स्टूडेंट्स, इसी का डिस्कस हम करने वाले हैं। दिस इज रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसिंग क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है वो पहला एक्सप्रेशन है वह क्रोध में है, वह क्रोध में फट रहा है, वह क्रोध में उबल रहा है। अब हम सीधा सीधा सा अगर कहें तो हम कह देंगे वह नाराज है, और हमारे स्टूडेंट्स इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं ही इज एंग्री। और इससे ज्यादा कुछ अच्छा करने की कोशिश की तो ही गेट्स एंग्री, ही इज गेटिंग एंग्री, ये लिमिटेशन है। लेकिन इसको और ज्यादा फील आप कैसे देंगे?
आपने हिंदी में कहा वह नाराज है, वह क्रोध में है, ठीक है। अब आप इसको जो है इडियोमैटिकली या इन अदर वर्ड्स उसको और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो आप कहते हैं वह तो गुस्से में उबल रहा है, वह लाल पीला हो रहा है, उसकी आंखों में खून उतर रहा है, और वह गुस्से में पागल हो रहा है, गुस्से में अंधा हो गया है। तो आपने कितनी सारी एक्सप्रेशंस एक एंगर को शो करने में, उसकी जो फ्यूरी को डिस्प्ले करने में निकाल दी। देन वी शुड लर्न द कंसर्न एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। हमें सीखना है कि वो सारी फीलिंग जो भी हमने हिंदी में बोली किस तरह से एक्सप्रेस करनी है। जब भी हम कोई राइटिंग करते हैं तो इस राइटिंग में क्या होता है कि एक वैरायटी होनी चाहिए। वो आइए देखते हैं। वह क्रोध में है, वह क्रोध से फट रहा है, वह क्रोध से उबल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ही इज एंग्री, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आप इसी बात को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ही इज एनरेज्ड। एनरेज्ड, एनरेज्ड कैसे बना ये आप हमारे अगले लेक्चर्स में समझेंगे कि रेज में एन जोड़ा और एन के बाद ईडी लगा करके एनरेज्ड क्या बनाया, पार्टिसिपल बना, थर्ड फॉर्म बना, एडजेक्टिव बना, क्या बना, ये आप हमारे आने वाले लेक्चर्स में जान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे अच्छी एक्सप्रेशंस के लिए अगर हम उनका टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते तो हमें एक्सप्रेशन याद रखना है एनरेज्ड मीन्स गुस्सा हुआ। तो ही इज एनरेज्ड, ही इज फिल्ड विद टेम्पर। आपने सुना है टेम्पर। टेम्पर का मतलब है जब हम बहुत एंग्री हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, तो ये हमारा टेम्पर होता है। तो ही इज फिल्ड विद टेम्पर। इसी बात को आप कह सकते हैं ही इज इन अ बैड टेम्पर। इसी तरह से आप कह सकते हैं ही इज आउट ऑफ टेम्पर। आप कह सकते हैं ही इज बॉइलिंग ओवर, वह तो उबल रहा है, वह तो गुस्से में पागल है। हिंदी कुछ भी हो, आप किसी भी तरह की एक्सप्रेशन से रिलेट कर सकते हैं। सेंस सेम होना चाहिए, हमें वर्ड्स मैच नहीं करने हैं। He is trembling with anger. He is trembling with anger डिस्प्ले की जब हम गुस्सा होते हैं तो हम कब कब आ रहे होते हैं। तो हमारा जो एक आइडियोलॉजी है, जो सोच है कि क्रोध आएगा तो क्रोध की इंग्लिश लिखनी है, इन लिखना है, लिखना है, इसे थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देना है और ये आपको अपने अंदर अपडेट करना है कि उससे रिलेटेड जो फ्रेजेस हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, यू कैन यूज। तो यहाँ पर आगे ही इज ट्रेवलिंग विद एंगर, हिज हार्ट इज फिल्ड विद एंगर, कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो। जब आप कोई भी स्टोरी लिखते हो तो फिर उसमें वो फील आता है, जो इस स्टोरी के अंदर जो एंगर है, जो फ्यूरी है, जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो दिखती है। इसके बाद हम आते हैं वह आंख लाल पीली कर रहा है। इसको लिटरल ट्रांसलेट नहीं करना है। लिटरल ट्रांसलेट का मीनिंग है कि आपको जैसा वर्ड मीनिंग आया वैसे ही आपने उसको इंग्लिश में लिख दिया, ये नहीं करना है। आपको उसका फीलिंग लेना है जैसे कि इडियम्स में होता है और हमें उस तरह से अपने एक्सप्रेशन को देना है। He is raging and fuming. Rage refers to गुस्सा and fuming means आपने देखा होगा कि जो बैल होता है, जब वो किसी पिक्चर में आपने देखा होगा उसके जो नोस्ट्रिल्स हैं उससे कुछ फ्यूम्स, उससे कुछ झाग निकलते हुए दिखाई देते हैं। और आपने जो कॉमिक्स हैं, जो कार्टून्स हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कैसे किसी बुल को आप गुस्से में अपने खुर को पीछे जो अर्थ है उसको रब करते हुए और आगे रन करने की जेस्चर में देखा होगा। तो he is raging and fuming. His raging and fuming will let you know that he is extremely angry. आंखें लाल पीली करना in Hindi is an idiom. And English, you don't write yellow and red. You should write he is raging and fuming. Other than this, he is frowning and growling. Growling refers to गुर्राना. Frowning means raising your brows. जब ये raise brows करते हैं तो ये सब गुस्से के जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होते हैं। His eyes are fiery. Fiery means उसकी आंखें उबल रही हैं। Full of fire. आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी जो आईज हैं वो full of fire है, means उसकी आंखों से आग निकल रही है। तो यहाँ पर आपने देखा full of fire। इसके बाद आप आते हैं कि वह तुरंत गुस्सा हो जाता है, वह तुरंत गुस्सा हो जाता है। तो अब तुरंत की इंग्लिश इमीडिएटली आप लगाते हैं, गुस्सा एंग्री हो जाता है में आप गेट लगाते हैं। तो हमने पहली एक्सप्रेशन बिल्कुल इजीली ट्रांसलेट की है, ही गेट्स एंग्री सून। अब सून की जगह आप लिख सकते हैं इन नो टाइम। इन नो टाइम मीन्स बहुत जल्दी वह एंग्री हो जाता है। वह तुनक मिजाज है। तुनक मिजाज मीन्स जो जल्दी इरिटेट हो जाता है, जो छोटी छोटी सी बात पे चिढ़ जाता है। हम अपने क्षेत्र के अनुसार एक बात को बहुत तरह से कह सकते हैं। हमें
ये बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें तुनक मिजाज जानना जरूरी है, क्योंकि उर्दू शब्द हो सकता है। वह चिड़चिड़ा, बहुत सारी बातों में आप इसको ले सकते हैं। ही हैज अ ब्रिटल टेम्पर। ब्रिटल वैसे उस चीज को कहते हैं जो जल्दी टूट जाती है, बिखर जाती है या खस्ता होती है। तो ही हैज अ ब्रिटल टेम्पर मीन्स उसका टेम्पर तुरंत बिखर जाता है। कई बार हम कहते हैं कि उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो नेचर है ऐसी है कि वह बहुत जल्दी बिखर जाता है। अब यहाँ बिखरने का मतलब ये तो नहीं कि उसके कंपोनेंट्स जो थे सारे जमीन पर बिखर गए एंड यू हैव टू कलेक्ट देम। बिखरने का मतलब है कि उसका फोकस टूट जाता है, वो इरिटेट हो जाता है और एंग्री होकर के वो सारी बातें बोलने लगता है जो नहीं बोलनी चाहिए। तो इसका मतलब है वह तुनक मिजाज है, ही हैज अ ब्रिटल टेम्पर। तो अगर आप कहें कि जो सारी एक्सप्रेशंस हमने ये सारी यहाँ पर डाली हैं वो इसके अंदर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जब भी हम कोई राइटिंग सेक्शन करते हैं या हम अपनी कोई स्पीच डिलीवर करते हैं तो हमारे पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स एंड वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस होनी चाहिए। लिसनर्स एंड रीडर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि हम एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये एक्सप्रेशंस आपकी बहुत काम की होंगी। आप इनको एक पेज पर लिख लेंगे और लिखने के बाद बिगिनिंग में आप इन्हें सामने रखेंगे और जब स्टोरी होगी तो फिर देखेंगे विच वन इज बेटर एंड व्हेन यू कंटिन्यू आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एक्सप्रेशन कहां पर सुटेबल होती है और ये आपको याद भी रहने लगेंगी। इसके बाद हम आते हैं क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। अगर हम वर्ड बेस्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है तमतमाना बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तमतमाने का मतलब है कि चेहरा लाल हो जाना। अब लाल दो तरह से होता है, एक शायद होने पर होता है और एक एंग्री होने पर होता है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सम सर्टेन इमोशंस हम जो बात कर रहे हैं या बेस्ड ऑन एंगर की बात कर रहे हैं और ये सारे जो एक्सप्रेशन एंगर पर है। तो यहाँ पर है कि उसका चेहरा तमतमा उठा। तमतमाने का मतलब है कि लाल हो गया। हिज आईज या हिज फेस, अगर आईज है तो आप यहाँ पर वर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर वर कर लेंगे। और अगर फेस है तो वॉज लिखेंगे। बर्निंग विद एंगर, उसका चेहरा गुस्से से उबल रहा था। अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ देखें, लिटरल मीनिंग देखें तो उबलता चेहरा कैसे उबल सकता है, नहीं उबल सकता। तो इस तरह के मीनिंग को हम इडियोमेटिक मीनिंग कहते हैं। तो इडियोमेटिक मीनिंग हमने वो एक्सप्रेशन दी कि हम ये रियलाइज करा रहे हैं कि आखिर कितना बेहद इंतहाई वह गुस्से में है, वह एक्सट्रीमली क्रोधित है। तो हमने कहा हिज आईज वर एंड हिज फेस वाज एनी वन ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन यू कैन चूज, बर्निंग विद एंगर। हिज फेस फ्लेम्ड स्टिल रेडर, रेडेस्ट, रेड की कंपैरेटिव डिग्री कि उसका चेहरा अभी भी लाल है। इट मींस रेड जितना यूजुअली होता था उससे ज्यादा लाल है, मींस एंग्री है। His face was ablaze with anger. Ablaze means लपट निकल रही हैं, शोले चल रहे हैं। His face flamed with anger, उसमें से लपट निकल रही है, जो कि ablaze का एक दूसरा वर्जन है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्रोध में उसकी आंखें चमक या तमतमा उठी, अर्थात गुस्सा उसकी आंखों से दिख रहा था। तो यहां पर आया his eyes flashed fire, his anger flashed out, उसका गुस्सा बाहर आग के तौर पर आया। अब आप गुस्से की डिस्प्ले करने के बाद अब स्टोरी में डायलॉग लिखेंगे जो कि इन्वर्टेड कॉमास में। कभी कभी हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए एक आया बक बक मत करो, जैसे कि आपने मूवीज देखी होंगी तो उसके अंदर जब आप देखते हैं तो हॉलीवुड में अमेरिकन स्लैंग देखने को मिलता है। तो हम अपने कल्चर से रिलेटेड उस ट्रांसलेशन को यहाँ पर ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करते हैं। तो बक बक मत करो, डोंट टॉक, और यहां कहेंगे डोंट टॉक रॉट। इसको आप देख लें, ये आर है। डोंट टॉक रॉट या डोंट टॉक नॉनसेंस, एनी वन ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन चूज। ये आप यहां पर इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद एक भी शब्द और मुंह से मत निकालना। अब एक भी शब्द अगर मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बेस्ड नहीं होते। तो उनको अगर हम सीधा सीधा सा प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं, इफ यू स्पीक एनी मोर वर्ड इट विल बी बैड फॉर यू, तो ये थोड़ा सा एक माइंड के अंदर एक सेंसेशन पैदा नहीं करता। तो यहाँ पर जब हम कहते एक भी शब्द अगर निकाला तो आपने देखा कि कहां पर हमने पॉज दिया, कहां पर हमने अगले वर्ड को चुना। तो उसी तरह से हमें राइटिंग में भी दिखाना है कि स्टोरी कितना ड्रामेटिकली आगे चल रही है। डोंट अटर अ सिंगल वर्ड नाउ, डोंट अटर मींस स्पीक, डोंट अटर अ सिंगल वर्ड नाउ। और जब हम एकदम एक्सप्रेस करते हैं, सडन एक्सप्रेशन देते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विल डू।
ये मार्क चलेगा। डू नॉट ब्रीथ अ सिंगल वर्ड एनीमोर, डू नॉट ब्रीथ अ वर्ड एनीमोर, तो डू नॉट ब्रैग एनीमोर, अगर आप ब्रैग कहते हैं तो अ वर्ड लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये सारा आपको याद करना है। इसके बाद हम आते हैं बाहर निकलो। इसके आगे आप बहुत सारी बातें खुद से जोड़ सकते हैं, तुरंत बाहर निकलो, और जो भी एडिशनल एक्सप्रेशन है वो आप इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो आप कहेंगे बाहर निकलो, बाहर चले जाओ, गेट आउट, गेट लॉस्ट आपने सुना होगा यूजुअल प्रैक्टिस में। बी ऑफ नाउ, बी ऑफ नाउ, ऑफ मीन्स कि आप यहां से डिस्कनेक्ट हो गए। डोंट शो योर फेस अगेन, इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगी। अपना रास्ता नापो, गो योर ओन वे, मीन्स आप डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपको मना किया, डोंट डिस्टर्ब अस, इट्स अ वेरी पोलाइट एंड हम्बल एक्सप्रेशन। बट व्हेन वी गेट एंग्री व्हाट वी डू, हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि हमारी इरिटेशन को डिस्प्ले करता है। सो शुड योर वर्ड्स, वैसे ही आपके वर्ड्स भी डिस्प्ले करने चाहिए। अब आपने बहुत शॉर्ट में कहा हल्ला क्यों, व्हाई शाउटिंग, व्हाई वेस्टिंग टाइम, व्हाई डूइंग ऑल दिस। You can use an expression with inverted commas you can use if you are writing a story, because in CBSE you have to attempt a story in examination up to class 10th, and whenever up to class 12 you use such expressions in your speech. इसके बाद है तुम ऐसा कैसे कहते हो, How on earth do you say so, जैसे कि आपने सुना होगा आप हेल लगाकर भी बात करते हैं। जब हम किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन को देते हैं तो हम हेल लगाकर बात करते हैं। तो यहाँ पे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, इसका मतलब आपसे पूछा नहीं जा रहा है हाउ डू यू से सो, हाउ, दैट इज नॉट आवर पर्पस। तो आप कहेंगे हाउ ऑन अर्थ डू यू से। ये एक्सप्रेशन कहां पर यूज करेंगे आप, मान लीजिए लिसनर को बिलीव नहीं आ रहा है बात पर, उसने कहा कि ऐसा ऐसा कुछ दुर्घटना या ऐसे ऐसा कुछ अच्छा हो गया है, तो आप कहेंगे हाउ ऑन अर्थ, इट मीन्स यू आर नॉट बिलीविंग इन दैट कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप कहेंगे हाउ ऑन अर्थ डू यू से सो। अब ऐसा कि सो लगाइए नहीं लगाइए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह के एक्सप्रेशन जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इंग्लिश में क्लास 9 से लेकर के 12 तक, उनको एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करने के लिए आता है। तो उस पैराग्राफ के ट्रांसलेशन में इस तरह के एक्सप्रेशंस पर स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। हाउ ऑन अर्थ डू यू से, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये आपको मे बी कि आता हो, देखो मैं बताऊंगा, देखो मैं बताऊंगा का मतलब यह है कि वो कुछ कहानी सुनाने नहीं जा रहा है, मैं बताऊंगा। इट विल, आई विल प्रूव, इट मीन्स आई विल शो हाउ आई कैन विन। मैं बताऊंगा, यहां पर जो एक्सप्रेशन है वो यह है कि मैं साबित करूंगा, आपकी जो ओपोजिशन है, आपका जो एक विरोध है, उसको मैं साबित करूंगा कि मैं क्या सही हूं। तो ये यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज करने के सेंस में और फ्यूचर में अपने आप को दूसरे पर इंपोज और ओवरकम करने के सेंस में है। देखो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ना बताने की इंग्लिश आनी है, ना देखने की आनी है, ना मैं की आनी है। आप लिखेंगे जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। अब अचानक से आप, अब दूसरे ने रेस्पॉन्स दिया तो क्या करूं मैं फिर, इस तरह के एक्सप्रेशन को आप कहेंगे सो व्हाट। तो सो व्हाट आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ इसको लिखना है। प्रत्येक को नियम मानने चाहिए, एवरीबॉडी शुड फॉलो द रूल्स। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है, प्लेन एक्सप्रेशन है, बट इसका जो रेस्पॉन्स है वैसे ही आपको भी ये ट्रांसलेट जल्दी से नहीं हो पाती है। तो अब आपको क्या करना है, सो शुड आई। जो हेल्पिंग वर्ब आपने ऊपर यूज की है वही हेल्पिंग वर्ब आपको वैसे ही वाले आंसर में यूज करनी होती है। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं एवरीबॉडी इज अलर्ट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, सो एम आई, वैसे ही मैं भी हूं। सो डू आई, वैसे ही मैं करता हूं। तो जिस तरह का टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब सो के बाद लगाकर सब्जेक्टिव के नॉमिनेटिव केस आपको लगाना है और इस एक्सप्रेशन को आपको तैयार कर लेना है। तुम्हारा क्या मतलब, इसका मतलब ये नहीं है
कि हम ये कह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं मतलब को लेकर के, नहीं। यहां पर ये बताना चाह रहा है स्पीकर कि वहां पर आपका इंटरफियर, आपका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। व्हाट द डेविल डू यू मीन, कि आप इस जगह क्यों इंटरफियर कर रहे हो, आप क्या यहां पर कुछ नया इंटरप्रेट करने के लिए आए हो, तो व्हाट द डेविल डू यू मीन, तो ये आप एक्सप्रेशन आपको यूज करनी है। चूल्हे भाड़ में जाओ, गो टू द हेल भी कह सकते हैं, गो टू हेल होता है, दा नहीं लगाना है, गो टू हेल होगा इस तरह के एक्सप्रेशन में। और ये बात अलग है कि हम आर्टिकल के साथ द स्काई, द हेल लगाते हैं। गो टू द डॉग्स, ये आपको इडियम यहाँ पर लगाना है। अगर आप डॉग्स में जाएंगे तो तबाही में जाएंगे, भाड़ का मतलब चूल्हा, चूल्हा मतलब नर्क, तो कुल मिलाकर के डिस्ट्रक्शन की तरफ आपको जाना है। तो गो टू द डॉग्स, अब मैं उससे तंग आ गया हूं, तो तंग मीन्स आई एम इरिटेटेड, से प्लेन इंग्लिश हो जाएगी। यू विल से आई एम सिक ऑफ हिम नाउ, आई एम सिक ऑफ हिम। ओ बहुत हो गया, ओ इनफ, दैट्स टू मच, दैट्स टू मच, ओ इनफ। अब इसमें ना तो बहुत आया, ना हो आया, ना ही गया आया, तो हमें यही तो सीखना है कि हमें वर्ड्स से अनुवाद, अर्थ नहीं करना। देखिए अर्थ और अनुवाद में अंतर होता है, मीनिंग एंड ट्रांसलेशन में डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस को हमें जानना है। अर्थ का मतलब है लिटरल मीनिंग निकालना। हमने कहा वह फूट फूट कर रोने लगी। अब यहां तो अगर आप लिटरल मीनिंग निकालें तो फूटना फूटना रोना, बर्स्ट बर्स्ट वीपिंग, या आप कहें कि एक्सप्लोड एक्सप्लोड वीपिंग, ये तो नॉनसेंसिकल मीनिंग्स निकल कर आ रहे हैं, मीनिंगलेस फ्रेजेस निकल कर आ रहे हैं। आप एक सर्टेन फिक्स्ड पैटर्न ऑफ वर्ड कोलोकेशन लर्न करना होगा। बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ठीक है, मूव्ड टू टीयर्स, तो ये लगता है कि हाँ एक अच्छी एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशंस के आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में। तो ओह बहुत हो गया, ओह इनफ, दैट्स टू मच, मेरे कार्य में दखल मत दो। दखल मीन्स इंटरफियर करना, हिंदी में हस्तक्षेप करना। डू नॉट पोक, डू नॉट पोक योर नोज इनटू, ये जो है ये आप यहाँ पर के बनाएंगे, और ये के है भी, अगर के को हम इससे आगे कर देंगे तो पी हो जाएगा। डू नॉट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स, पोक का मतलब होता है अंदर डालना। डू नॉट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। होश में आओ, कम टू योर सेंसेस, इसके बाद है पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन ऑफ योर हेड, हैव यू गॉन ऑफ योर हेड। तो इस तरह से ये सारी एक्सप्रेशंस हैं। तो इस तरह से इन सारी एक्सप्रेशंस को आपने देखा कि कैसे हम इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी एक्सप्रेशंस और वेरियस टॉपिक्स पर, वोकेबलरी के डेप्थ पर, इडियम्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, सभी पर आपके लिए जो लेक्चर्स हैं, जो कंसर्न टॉपिक्स हैं, वो क्लियर किए जाएंगे आपके अपने चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। और ये सारे लेक्चर्स एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव लेवल बेस्ड होंगे। तो प्लीज इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हम अब आपको इडियम्स, जो नए इडियम्स हैं जो आपके प्रैक्टिस में नहीं हैं, उनको बताएंगे, साथ में उनके यूजेज भी बताएं। और इसी तरह से आप अपनी स्पीच और अपनी स्टोरी से रिलेटेड किन टॉपिक्स पर लेक्चर चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें यह भी बताइएगा कि क्या आपको जो क्लोजेस हैं उनकी डिटेल्स, जो सिंथेसिस हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, उनमें कौन सा टॉपिक आपके लिए रिक्वायर्ड है। निश्चित रूप से आप उस पर लेक्चर देखेंगे और आपको वो कंसर्न टॉपिक निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, फॉर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।